हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये रिवीजन क्लास रोज रात 8 बजे लाइव चलता है। तो रोज रात 8 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में राजनीति के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वो किस पर आधारित होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। जो अपना देश भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। ए ऑप्शन है धर्म से रहित, बी ऑप्शन है धार्मिक श्रेष्ठता, बी ऑप्शन है सर्वधर्म समभाव, डी ऑप्शन है अल्पसंख्यकों का धर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को एक बराबर महत्व दिया जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है त्रिपुरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ये बिहार में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 4 नंबर, कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा। तो महात्मा गांधी जी ने कहा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। ए ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, बी ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था, सी ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। ए ऑप्शन है 500 यहाँ पे 42, बी ऑप्शन है 500 यहाँ पे 44, सी ऑप्शन है 543, डी ऑप्शन है 545। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो 543 है, ये आपको याद रखना है। 543 पे वोट होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी रह सकता है कि लोकसभा में यहाँ पे कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो कुल सीटों की संख्या 545 है, ये आपको याद रखना है, जिसमें यहाँ पे 543 सीटों पे वोट होता है और 2 सीट ऐसे होते हैं जिन्हें यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं खेल जगत से या यहाँ पे कला क्षेत्र से या यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री से। 2 आदमी को अपने से बिना वोटिंग के यहाँ पे 2 आदमी को ला दिया जाता है लोकसभा में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो 543 सीटों पे वोट होता है और टोटल संख्या कितना है, तो 545 है, जिसमें से 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है सरपंच, सी ऑप्शन है प्रमुख, डी ऑप्शन है न्याय मित्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8
8 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। ए ऑप्शन है 4 वर्षों का, बी ऑप्शन है 5 वर्षों का, सी ऑप्शन है 6 वर्षों का, डी ऑप्शन है यहाँ पे 7 वर्षों का। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है महापौर, बी ऑप्शन है नगर प्रधान, सी ऑप्शन है नगर सचिव, डी ऑप्शन है जिला परिषद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे महापौर जो होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया। ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि जो श्रीलंका है ये कब आजाद हुआ। ए ऑप्शन है 1947 में, बी ऑप्शन है 1948 में, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1938 में, डी ऑप्शन है 1950 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ, तो भारत आजाद हुआ 1947 में। इसके 1 साल बाद यहाँ पे श्रीलंका आजाद हुआ, यानी 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत कब आजाद हुआ था, तो 1947 में आजाद हुआ था 15 अगस्त को। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2009 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना, तो 2005 में बना। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। ए ऑप्शन है राजस्थान से, बी ऑप्शन है दिल्ली से, सी ऑप्शन है तमिलनाडु से, डी ऑप्शन है बिहार से। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी राजस्थान से शुरू हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सांसदों पर, बी ऑप्शन है विधायकों पर, सी ऑप्शन है सांसदों और विधायकों पर, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो दल बदल कानून है वो किन पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक
जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ए ऑप्शन है 1905 में, बी ऑप्शन है 1906 में, सी ऑप्शन है 1907 में, डी ऑप्शन है 1908 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई, आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है ढीला, सी ऑप्शन है अति मजबूत, डी ऑप्शन है कठोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। तो ढीली होती है, ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ए ऑप्शन है मजबूत यहाँ पे जनमत, बी ऑप्शन है यहाँ पे निरक्षर नागरिक, सी ऑप्शन है मजबूत सेंसर बोर्ड, डी ऑप्शन है नियंत्रक मीडिया और प्रेस। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो निरक्षण यहाँ पे नागरिक होना बहुत ही जरूरी है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है राजतंत्र, सी ऑप्शन है सैनिक तंत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो लोकतंत्र है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए। उसके बाद ऐसे एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दबाइएगा तो सबसे ऊपर यहाँ पे ऑल का यहाँ पे नोटिफिकेशन होगा, तो ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है अंबेडकर, बी ऑप्शन है कांशीराम, सी ऑप्शन है मायावती, डी ऑप्शन है रामविलास पासवान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुजन पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ए ऑप्शन है एक स्तरीय, बी ऑप्शन है द्विस्तरीय, सी ऑप्शन है 3 स्तरीय, डी ऑप्शन है 4 स्तरीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कितनी स्तरीय हैं। तो ये 3 स्तरीय हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है। ए ऑप्शन है 16 वर्ष, बी ऑप्शन है 17 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष, डी ऑप्शन है 18 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो ये 18 वर्ष होता है। अगर आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रहित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, डी ऑप्शन है अलगाववाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है। तो अलगाववाद है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। ए ऑप्शन लोकतंत्र में आस्था, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है राजनीतिक जागृति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अशिक्षा है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारतीय लोकतंत्र है इसके कितने अंग हैं, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। 26 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27
नंबर प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, काफी महत्वपूर्ण है ये 27 नंबर प्रश्न कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, ये आपको याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सांसद, डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न की समवर्ती सूची में रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो समवर्ती सूची होता है उसमें किसको रखा जाता है। ए ऑप्शन है राज्य को, बी ऑप्शन है केंद्र को, सी ऑप्शन है राज्य और केंद्र दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है तो किसको रखा जाता है, तो राज्य और केंद्र दोनों को रखा जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ काटने की विरोध से, बी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, सी ऑप्शन है शराबखोरी से, डी ऑप्शन है नेताओं के विरुद्ध। 30 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन पेड़ काटने से के विरोध से यहाँ पे संबंधित है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है हाथ का पंजा, बी ऑप्शन है कमल का फूल, सी ऑप्शन है गेंद का फूल, डी ऑप्शन है चक्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी जिसे हम लोग बीजेपी बोलते हैं, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कांग्रेस का यहाँ पे क्या चुनाव चिन्ह है, तो हाथ का पंजा छाप है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। ए ऑप्शन है 1969 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1971 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1972 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो जो बांग्लादेश है वो 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। ए ऑप्शन है निर्धनता, बी ऑप्शन है अशिक्षा, सी ऑप्शन है विषमता, डी ऑप्शन है विकास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो विकास है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 34 नंबर कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय जनता दल, बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सी ऑप्शन है यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी, डी ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो यहाँ पे जो लोक जनशक्ति पार्टी है ये क्या है, यहाँ पे राष्ट्रीय दल नहीं है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अफसरों के समूह से, बी ऑप्शन है सेनाओं के समूह से, सी ऑप्शन है व्यक्तियों के समूह से, डी ऑप्शन है किसानों के समूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों का आशय किससे है,
तो यहाँ पे देखिए व्यक्तियों के समूह से है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है न्यायपालिका को, बी ऑप्शन है राजनीतिक दल को, सी ऑप्शन है सरकार को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का आत्मा यहाँ पे राजनीतिक दल को कहा जाता है, प्राण भी कहा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न की कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 20%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है। तो 40% है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि सत्ता में भागीदारी की प्रणाली का विकास कहां की गई। ए ऑप्शन है श्रीलंका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है बेल्जियम में, डी ऑप्शन है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्ता में भागीदारी की प्रणाली का विकास कहां की गई थी। तो ये बेल्जियम में किया गया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर और अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न की, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो राजस्थान में लागू किया गया, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवा दिए हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे प्लीज आप लोग नोटबुक पे लिखिए और उसका रिवीजन यहाँ पे करते रहिए। और यहाँ पे आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ए ऑप्शन है 4 वर्षों का, बी ऑप्शन है 5 वर्षों का, सी ऑप्शन है 6 वर्षों का, डी ऑप्शन है 7 वर्षों का। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट करिएगा। कॉमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके ही जाइएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।